वेलकम बैक माय चैनल बीए स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अध्ययन करेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो इसमें हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। फिर रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और यह कैसे लिखे जाते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में सभी जानकारी। और रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में सारी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। आगे देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं इसमें कुछ प्रकार जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन और अवक्षेपण और आदि क्रियाएं जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन अभिक्रिया आदि ये सब आएंगे। तो सबको पारी पारा एक एक करके सभी टॉपिक को कंप्लीट करते चलते हैं। चलिए पहला है हमारा रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे पहला पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए आमतौर पर आप लोगों को सबसे पहले दो कंडीशन याद रखने होंगे। पहला, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं। तो भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं कि इसमें कोई भी नया पदार्थ न बनने पाए। कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि अगर कोई भी पदार्थ है इसको किसी भी अवस्था से हम ले जाते हैं तो इसमें कोई भी नया पदार्थ न बनने पाए, मतलब उसकी आकृति, आकार, उसकी किसी भी अवस्था में परिवर्तन हो चलेगा, परंतु उसकी भी गुण, जो उसके गुण होते हैं वह परिवर्तित नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर सेव मीठा है तो सेव चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सड़ा हुआ हो, चाहे कैसा भी हो, परंतु सेव मीठा होना चाहिए। ऐसे जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पानी चाहे जैसा भी हो, इसका सूत्र होता है H2O। अगर हम पानी लिक्विड अवस्था में ले तो उसका सूत्र होगा H2O। अगर बर्फ़ बना दे, उसे फ्रीजर में रख करके उसे बर्फ़ बना दें तो ये क्या हो जाएगा, बर्फ़, आइस बन जाएगा। तो आइस को फिर पुनः पिघला दें तो उसका सूत्र फिर निकलेगा हमें H2O। अर्थात उसका जो एक परमानेंटली गुण होता है कि वह अपने रासायनिक अभिक्रिया से किसी भी अणु के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। तो ऐसे जो उसके गुण वही रहेंगे, परंतु उसकी आकृति, अवस्था, घनत्व तो सब बदल जाएगा, परंतु उसके गुण नहीं बदल सकते। जैसे मोम का पिघलना। अब देखिए मोम है, अगर मोम है तो ये देखिए कि अगर मोम को ऊपर जल रहा है ये मोमबत्ती, तो ये पिघल करके नीचे ही आता है, पिघल करके नीचे अगर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ रहा है, फिर ठोस अवस्था में हो जा रहा है, परंतु वो अपने गुण को नहीं खो रहा है, क्योंकि वह ऊपर जब जल रहा था तब भी मोम है, जब पिघल रहा था तब भी मोम है, और नीचे आ गया तब भी मोम ही है। और सॉरी, थोड़ी लाइट कट गई थी। अब देखते हैं, फिर से पुनः आते हैं। ये जो मोम है जब पिघल रहा तब इसका गुण तब भी मोम ही था, जब ये पिघलना शुरू किया तब भी मोम ही था, और जब पिघल के नीचे ठोस अवस्था में पुनः आ गया तब भी इसका रूप मोम ही है। अर्थात यह भी मोम, यहाँ का भी जो है मोम, और यह जो पिघल रहा है यहाँ पर भी मोम। अर्थात यह तीनों, इसकी आकृति, आकार सब बदल रहा है, परंतु यह अपना गुण नहीं खो रहा है, यह मोम का मोम ही है। तो यह कहने का तात्पर्य है कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कि कोई भी इसकी अवस्था हो, अगर उस पदार्थ की कोई भी अवस्था हो तो वह चेंज हो जाए, परंतु इसके जो परमानेंटली गुण होते हैं वह चेंज नहीं होते। जैसे लोहे को गर्म करें, यदि हम लोहे को गर्म करेंगे तो कुछ समय के लिए हीट हो जाता है, परंतु छोड़ दें उसे कुछ समय के लिए तो वह ठंडा होकर फिर लोहे के रूप में ही आ जाएगा। तो ये होते हैं आपके भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन की तरफ देखते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में आपको पहला है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें उसकी भौतिक अवस्थाएं चाहे जैसी भी हो, परंतु उसका जो गुण होता है, परमानेंटली गुण, वह बदल जाए। अब देखिए, ऐसा परिवर्तन, इसको किसी भी अवस्था से अगर हम ले जाएं तो इसकी जो आकृति, आकार जो भी हो, कोई परिवर्तन हो या ना हो, परंतु इसका जो
गुण है, रासायनिक गुण, वह परिवर्तित हो जाए। अर्थात यह ए पदार्थ है तो यह उत्पाद में बी पदार्थ बना ले, ऐसा परिवर्तन कि उसके गुण चेंज हो जाए। जैसे कि अगर हम चीनी लेते हैं, सबसे आसान, चीनी लेते हैं तो यह मिर्च बन जाए। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि अगर मीठा चीज़ है वह तीखा बन जाए तो कुछ न कुछ उसमें रासायनिक परिवर्तन हुए होंगे जिसके कारण वह मीठे से तीखा बना। अब जैसे देखते हैं भोजन का पचना। अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन देखेंगे कि आमतौर पर आमाशय हमारा जो होता है जिसमें भोजन जाता है वह उसमें अम्ल पाए जाते हैं, और अम्ल भोजन को तोड़ तोड़ करके उसकी एक क्रिया होती है जो भोजन को तोड़ तोड़ के एक अलग खाद्य पदार्थ में बदल देते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है और वह बाहर निकल जाता है। तो भोजन का पचना, अगर भोजन है, भोजन किए हम लोग और भोजन को खाकर आमाशय हमारा पचा लिया, उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया किया, तो क्या पुनः हम लोग जो पचा हुआ भोजन है उसको भोजन अच्छे वाले भोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। साथ ही इसका देखते हैं, यदि भौतिक परिवर्तन में ऐसा था कि अगर कोई एक पदार्थ है दूसरी अवस्था में चला जा रहा है तो जो दूसरी अवस्था है उसकी ना, वह उस अवस्था से पहली अवस्था में भी जा सकता है। यह कंडीशन यहाँ पे है, परंतु रासायनिक परिवर्तन में ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जा रही है पदार्थ, दूसरे अवस्था से पहली अवस्था में नहीं आ पाएगी। यह कंडीशन है। इन दोनों में अंतर, मेन अंतर यही है। और देखिए बीज का अंकुरण, बीज, कोई भी अगर बीज बो देंगे आप तो बीज कुछ दिनों बाद अंकुरित हो जाता है, मतलब छोटे से पौधे के रूप ले लेता है। तो जब छोटे से पौधे का रूप ले लेगा तो क्या आप पुनः उसे बीज बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि वह उसके बाद बीज बनाएंगे तो नष्ट हो जाएगा। आग, अब यदि कोयले का आग देखे होंगे कि जलता है, तो कोयले के आग के बाद अगर आप उसी कोयले को पुनः जलाएंगे तो वो जलेगा? नहीं जलेगा, वो राख हो जाएगा। तो यह सब जो परिवर्तन होते हैं वह रासायनिक परिवर्तन होते हैं कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाए परंतु कोई नया पदार्थ बना ले। और भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जो कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाए परंतु कोई भी नया पदार्थ न बनाए। आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा देखते हैं लक्षण। अब अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जो दोनों परिवर्तन थे, वो परिवर्तन का कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है और परिवर्तन हुआ है इन सभी में? तो कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन। अवस्था जो होती है एक अवस्था से ए से और वह बी अवस्था में बदल जाती है, तो यह हुआ अवस्था परिवर्तन की, ए अवस्था से बी अवस्था में बदल गई। दूसरा रंग में परिवर्तन, मान लीजिए रेड है और रेड से यह ब्लैक में बदल गई, तो जो रंग होता है उसमें परिवर्तन होता है। अधिकतर आप लैब में देखे होंगे कि अवस्था में परिवर्तन, मान लीजिए कि किसी भी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो गया। अगर लिक्विड अवस्था में है तो वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, ऐसी अवस्था में परिवर्तन हो गए। अब जैसे अगर आप लैब में, प्रयोगशाला में, अगर किसी भी एक प्रयोगशाला में आप किसी भी एक चीज़ पर प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि जो हरा है वह नीला, या जो नीला है वह लाल, ऐसे रंग या भूरे कलर के अवक्षेप बन जाते हैं। तो ऐसे कुछ रंग में से पता चलता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का निकलना, आप सुने होंगे कि अगर लिक्विड अवस्था में हम लोग लिए हैं और उसका जो अभिक्रिया कराएं तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद वह गैस अवस्था में बदल जाती है। तो गैस अवस्था में बदल जाती है तो इससे भी पता चलता है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और दूसरा तापमान में वृद्धि, तापमान में परिवर्तन, अर्थात हो सकता है कि कोई भी टेम्परेचर देते हैं, अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया के दौरान इसका तापमान अचानक बढ़ गया, तो इससे भी पता चलता है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और हो सकता है तापमान बढ़ने के बाद किसी किसी अभिक्रिया में तापमान घट भी सकता है कि इसकी टेम्परेचर कम हो गई जिससे यह लिक्विड या जो भी तत्व है वो ठंडा हो गया है। तो ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि हमें रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हुई है। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसकी तरफ। तीसरा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो सबसे पहले देखें कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या कंडीशन हो सकते हैं, जैसे कि जो उसका संगठन होगा, किसी भी अभिक्रिया का जो संगठन होगा, उसके गुण जो होंगे और जो उसकी संरचना होगी, पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। परिवर्तित,
पूरी की पूरी परिवर्तित अर्थात बदल जाएगी। जो उसका संगठन होगा वो भी बदल जाएगा, उसके जो गुण होंगे वो भी बदल जाएंगे और संरचना होगा वह भी बदल जाएगा। परंतु ये निश्चित नहीं है, परंतु इसमें हो सकते हैं दो बदल जाएं एक न बदले, हो सकता है ये दोनों बदल जाएं एक न बदले, तो ऐसा हो सकता है। परंतु रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें या तो उसके संगठन बदल जाए, गुण बदल जाए और संरचना बदल जाए, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, वह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर, जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर हम डालें तो जिंक सल्फेट बनाता है और जल निकालता है। अब इस अभिक्रिया को हम लोग समझते हैं कि हुआ कैसे होगा। देखिए ZnO यह टूटेगा प्लस माइनस, आमतौर पे आप लोग ऐसे अब समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई कैसे यहाँ पर। तो देखिए जो Zn है यह टूटेगा प्लस और माइनस में, यह भी टूटेगा प्लस और माइनस में। आमतौर पे आप बस याद रखिए कि बस ये प्लस माइनस में टूटता है। बाद में आपको अगले वीडियो में दिखाया जाएगा कैसे। तो आगे देखते हैं। यह जब अभिक्रिया करेगा तो इसके बाद बनाएगा ZnSO4 अर्थात जिंक सल्फेट बनाएगा। तो जो प्लस वाला हिस्सा है वह इसके माइनस के साथ आएगा और जो यह माइनस वाला हिस्सा है वह इसके प्लस के साथ आएगा। अर्थात यहाँ पे H2 और यहाँ से O निकल कर H2O बनाएंगे और Zn प्लस और SO4 माइनस जो है वह निकल कर के ZnSO4 अर्थात जिंक सल्फेट बनाएंगे। तो ऐसे अभिक्रिया संपन्न होती है और इसका मेन उत्पाद ये है। और इसके जो संगठन होंगे, संगठन, इसका गुण और इसके जो अवस्थाएं होंगी यह सब परिवर्तित हो चुकी होंगी। तो अर्थात इनसे पता चलता है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगला टॉपिक चौथा पॉइंट पढ़ेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्यों होती है, रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्यों है। तो इसका आसानी सा परिभाषा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो स्थायित्व को, अपने संतुलन को प्राप्त करने के लिए कोई भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करता है। जैसे कि अगर ऊर्जा अधिक हो तो उसका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है, और यदि ऊर्जा कम हो तो उसका स्थायित्व अधिक होता है। जैसे कि अगर किसी भी चाक या ये जो पेंसिल है इसको हम लिए हैं, इसकी स्थितिज ऊर्जा इस समय mgh होगी क्योंकि यह हवा में हमारे हाथ में। यदि इसे मैं छोड़ दूं यह नीचे गिर जाएगा, तो यह जब नीचे गिरेगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। जब स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी तो इसका स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि स्थितिज ऊर्जा यदि कम हुई तो इसका स्थायित्व तो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो यह अधिक स्थायी होगा। यदि हाथ में है तब तक इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh अधिक है। जब अधिक है तो यह स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अगर छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगा, तो नीचे गिरने के बाद यह स्थायी हो जाएगा। अर्थात यह देखिए स्थित हो गया, यहाँ से हिलेगा डुलेगा नहीं, इसकी स्थिति ऊर्जा 0 हो गई। अर्थात अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए यह किसी न किसी रूप में अपनी ऊर्जा को कम करेगा। जैसे कि अब चाक का एग्जाम्पल से समझ ले, तो जैसे कोई भी पदार्थ होता है, अगर पदार्थ को स्थायित्व प्राप्त नहीं हो तो वह स्थायित्व प्राप्त करने, अपने संतुलन बनाने के लिए वह स्थायित्व प्राप्त करने का गुण रखता है। किसी भी पदार्थ में अपने स्थायित्व को प्राप्त करने का गुण उसमें होता है, जिसके कारण वह ऊर्जा को निकाल करके स्थायित्व को प्राप्त करता है। जैसे भी कोई पदार्थ हम दो ले लिए, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो यह दोनों आपस में किसी भी बाह्य कारकों द्वारा अगर आपस में जुड़ेंगे तो यह दोनों आपस में जुड़ने के बाद स्थायित्व को प्राप्त करेंगे। यदि स्थायित्व प्राप्त किए तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ, यदि स्थायित्व प्राप्त नहीं किए तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाएगी पूर्ण। और जो स्थायित्व प्राप्त करेंगे वह A और B पदार्थ हैं मान लेते हैं, तो यह जो स्थायित्व प्राप्त करेंगे आपस में जुड़ करके वह कोई नया C पदार्थ बनाएंगे जिसका स्थायित्व इन दोनों से अधिक होगा। तो अधिक स्थायित्व वाले जो पदार्थ होते हैं, अगर दोनों पदार्थ मिलकर अधिक स्थायित्व बनाते हैं तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। यदि नहीं बनाते हैं तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। यही कारण है कि रासायनिक अभिक्रिया करना पड़ता है। किसी भी दो पदार्थों के लिए रासायनिक अभिक्रिया जरूरी होती है। अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए रासायनिक अभिक्रिया जरूरी होता है। पांचवा पॉइंट है रासायनिक समीकरण। अब पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए 3-4 रूप होते हैं। जैसे कि एक पहला वाक्य रूप। वाक्य रूप में अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, मान लेते हैं A + B एंड बना है हमारा C,
तो इसको वाक्य रूप में ऐसे लिखेंगे कि ए और बी को किसी बाह्य कारक द्वारा आपस में मिलाने से उत्पाद हमारा सी बना है। तो यह जो पूरी लिखावट है वह वाक्य कहलाएगी। यदि वाक्य वाला नहीं करें, संक्षिप्त रूप एक होता है संक्षिप्त रूप, जिसको बस सांकेतिक भाषा में लिख देते हैं, जैसे कि ए और बी बना है सी, ऐसे सांकेतिक भाषा में लिख देते हैं, जिससे पता चलता है कि ए और बी का जब रिएक्शन हुआ है तो हमें नया उत्पाद सी बना है। एक होता है प्रतीकों का व अणुसूत्रों का प्रयोग करके। प्रतीकों और अणुसूत्रों का उपयोग अधिकतर रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ा, तो उसके जो एग्जाम्पल थे ZnO प्लस H2SO4, इससे हमारा बना था ZnSO4 प्लस H2O। तो ये अणुसूत्र और प्रतीक हैं। जैसे कि जिंक, अब हम जिंक को ऐसे लिखें हिंदी में तो इससे अच्छा है, दिखाई नहीं दे, एक मिनट। जैसे कि ये जिंक है, तो जिंक को ऐसे हिंदी में लिखने से अच्छा जिंक का जो प्रतीक है Zn, इसका प्रयोग कर लें हम। और जैसे ऑक्सीजन का अगर प्रयोग ना करें तो इसकी जगह हम उसकी प्रतीकों का उपयोग कर सकें। ऐसे जो समीकरण होंगे उसको प्रतीकों व अणुसूत्रों, जैसे अणुसूत्र का अर्थात ये कितनी क्वांटिटी है इसकी, तो अणुसूत्र ये हुए, और प्रतीक कि उस तत्व का जो प्रतीक है उसका उपयोग करें हम उस समीकरण में। तो यहाँ पे देखिए ZnO जिंक ऑक्साइड। अब पूरी तरह अब यहाँ पे देखें कि वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि जिंक ऑक्साइड का जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमें जिंक सल्फेट तथा जल प्राप्त होता है। यह वाक्य प्रयोग हो गया। यदि संक्षिप्त रूप में लिखें तो लिखेंगे कि यहाँ पर जिंक, जैसे कि यहाँ पे लिख दें जिंक ऑक्साइड प्लस, हिंदी में लिखेंगे, और सल्फ्यूरिक अम्ल बना है सल्फेट, जिंक सल्फेट और जल बना है। ये ऐसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं, परंतु प्रतीकों और अणुसूत्रों का प्रयोग करके हम रासायनिक समीकरण को आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि यह जो एग्जाम्पल है यह प्रतीक और अणुसूत्रों के प्रयोग से किया गया है। तो रासायनिक समीकरणों के लिखने के लिए कुछ बातें होती हैं। अब इसमें चिन्हों का क्या उपयोग होता है यह देख लेते हैं। जैसे कि इसमें आता है जो प्लस चिन्ह होता है, अर्थात जो प्लस बना है इसका क्या उपयोग होता है। ये जो तीर होता है इसका क्या उपयोग होता है। यदि डबल तीर होता है तो इसका क्या उपयोग होता है। इन सभी के बारे में जान लेते हैं। जो प्लस चिन्ह होता है, धनात्मक चिन्ह, वह किसी भी दो अभिकारक को जोड़ता है। अब अभिकारक क्या होते हैं, तो अभिकारक अब दिखा देते हैं। अभिकारक तीर उत्पाद। अभिकारक वह तत्व होते हैं जो कि आपस में मिलकर क्रिया करते हैं। जैसे कि 1 2 3 ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो जो A B C ये सब होते हैं ना, ये इसको कहते हैं अभिकारक। A अभिकारक, B अभिकारक, C अभिकारक, ऐसे जितने भी चाहें आप अभिक्रिया के दौरान ले सकते हैं। और इससे जो बनेगा, मान लीजिए X Y Z ये बना, ऐसे चाहे जितने भी उत्पाद बने, तो इन सबको उत्पाद कहते हैं कि नया उत्पाद हुआ है, किसी भी एक अभिकारक से नया उत्पाद हुआ है। और यहाँ पे जो प्लस चिन्ह होता है वह इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। अर्थात जोड़ मतलब आप गणित भी पढ़े होंगे तो जोड़ का काम होता है जोड़ना। जैसे 2 + 2 हुआ 4, इन दोनों को जोड़ दिया। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी इसको जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा, साथ में जोड़ देगा। और तीर का यह तीर जो होती है इसका यह तात्पर्य होता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, अभिक्रिया किस डायरेक्शन में हो रही है। अर्थात इससे यह पता चलता है कि ये इस अभिक्रिया का डायरेक्शन इधर है, अर्थात इधर अभिकारक है और इधर उत्पाद है। अभिकारक से उत्पाद की तरफ अभिक्रिया चल रही है, इसका तात्पर्य यह होता है। अब इस चिन्ह का क्या प्रयोग होता होगा, तो यह अभिक्रिया देखिए आधी आधी है, आधी इधर गई और आधी इधर आई। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि यदि ए अभिक्रिया इधर हो रहा है, ए अभिकारक से अभिक्रिया हुई और बी उत्पाद बना, तो यह इस वाले का है। यदि बी उत्पाद है और बी का पुनः हम वही
क्रिया कराएं तो यह ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह इस वाले का है, अर्थात यह दोनों तरफ हो सकती है। ऐसे जो चिन्ह होंगे लगे उसका तात्पर्य यह होगा कि वह दोनों तरफ से संपूर्ण हो जाएगी। जैसे कि अब मानते हैं कि अगर ये जो बी है, बी से ए तक बन गया और ए से बी बन गया, तो ऐसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम लोग इस प्रकार का उपयोग करते हैं। जैसे कि H2 प्लस O2 अभिक्रिया H2O, तो जल से हम लोग गैस भी बना सकते हैं और गैस से जल बना सकते हैं। तो ऐसी विक्रिया को दर्शाने के लिए हम लोग ऐसे चिन्हों का उपयोग करते हैं। अब अगला पॉइंट, छठवां पॉइंट देखते हैं क्या। छठवां पॉइंट है संतुलित करना। जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसको संतुलित कैसे किया जाता है। संतुलन का अर्थ होता जाता है कि दोनों तरफ बैलेंस बनाना। जैसे कि कोई भी तराजू होता है तो दोनों पलड़ों में जो रखा जाता है ऐसे रखा जाता है कि उस जो तराजू होती है वो दोनों पलड़ों को बराबर बराबर बनाती है। उसी प्रकार जो भी रासायनिक समीकरण होते हैं उसको दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ को संतुलित करना, अर्थात दोनों तरफ जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उनको बराबर करना। जैसे कि उत्पादों तत्वों का जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, जो उत्पाद तत्व होते हैं, मान लीजिए ए है उत्पाद तत्व, तो जो उत्पाद तत्व ए है उसका जितना भी द्रव्यमान होगा वह अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर। अभिकारक तत्व मान लेते हैं बी है, तो जो अभिकारक तत्व बी है उसके कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। जैसे कि यदि इधर 5 किलो है, इधर यदि 5 किलो दिया हुआ है तो उधर भी कितना होना चाहिए, 5 किलो ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। यदि Mg है, इसका जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इधर कितना है, ऑक्सीजन MgO बनाता है। MgO बनाने के बाद इधर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 1 है, और इधर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 2 है। तो अब इसको संतुलित कैसे किया जाए, इस बारे में अनुमान विधि जो होती है, एक अनुमान विधि, कौन सी, अनुमान विधि का प्रयोग करके हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इसका आगे हम अध्ययन करेंगे कैसे होता है। आप यह जानिए कि संतुलित करना किसे कहते हैं, तो उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब 7वें पार्ट में देखेंगे कि संतुलित होता कैसे है। यह 7वां पार्ट है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को सबसे आसानी से अनुमान विधि से हम लोग संतुलित कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका होता है अनुमान विधि, अपने अनुमान से इसको संतुलित करना। जैसे Mg प्लस O2 है, यह बनाएगा MgO। अब इसको संतुलित करना है, अर्थात इसका जो दायां पक्ष है और बायां पक्ष है दोनों को बराबर करना हमारा उद्देश्य है। तो देखिए, अब एक परमाणु को एक बार में लेंगे हम। जैसे कि Mg को इस जो बाईं तरफ Mg को लेंगे तो इस तरह इसकी क्वांटिटी गिनेंगे, कितना है, 1, तो इधर 1 है। अब दाईं तरफ देखेंगे कि Mg की क्वांटिटी कितनी है, 1 है, मतलब Mg बराबर है, दोनों पक्षों में Mg बराबर है। अब ऑक्सीजन पर आते हैं। ऑक्सीजन की इधर कितनी क्वांटिटी है, तो ऑक्सीजन का अणुभार दिया, अणु क्रमांक, मतलब इसका अणु क्रमांक नहीं बोल सकते हैं, परंतु इसकी क्वांटिटी कितनी है, 2, मतलब इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो अब हुआ असंतुलन की स्थिति। अब इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो जब संतुलित करेंगे तो ऑक्सीजन को जो बाईं तरफ 2 है उसको दाईं तरफ भी 2 बनाएंगे। कैसे, अनुमान विधि से। अनुमान का अर्थ होता है अपने से लगाना। अब इधर 2 नहीं है तो इसके आगे हम क्या बना देंगे, 2, तो 2 बढ़ा दिए। अब सोचेंगे कि 2 यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ाया हमने, इसके आगे क्यों बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो आपको एक बात बताते हैं, यदि x प्लस वाई अंडर और 2 दिया हुआ है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि इसको तोड़ेंगे। अगर थोड़ी बहुत मैथ पढ़े होंगे आप तो इसका यह तात्पर्य निकलेगा कि जो 2 है x के साथ भी गुणा में है, प्लस जो 2 है y के साथ में गुणा में है। तो ये जो 2 है इसका तात्पर्य यह होगा कि जो 2 और MgO, अर्थात ये जो 2 है Mg के साथ भी गुणा में है और ये जो 2 है O के साथ भी गुणा में है। इसको हम केवल और केवल यहाँ पर नहीं लिख सकते। ओके, अब देखते हैं आगे। मतलब 2 यहाँ पर है तो ये जो इसके साथ भी गुणा करेगा, ये जो इसके साथ, अर्थात यहाँ पे बनेगा 2Mg और 2O।
अर्थात ये जो 2 है कॉमन लेकर हम आगे लिख ले रहे हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि दोनों में है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी हुई? 2। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी 2, दोनों पूरा हो गया। परंतु इस तरफ अब इस समीकरण को लेकर चलेंगे हम लोग। तो जो यह समीकरण बना नया हमारा, इस समीकरण में mg की क्वांटिटी कितनी हो गई? 2। और दाईं तरफ कितनी है? बाईं तरफ है हमारी 1। दाईं तरफ क्वांटिटी हुई 2 और बाईं तरफ क्वांटिटी हुई 1। तो mg को भी बढ़ाएंगे। अब mg को बढ़ाएंगे तो क्या यहाँ पे लिखेंगे या यहाँ पे लिखेंगे? तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब बताते हैं क्यों। अब देखिए ये पूरी एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। अब इसका एक सिंपल सा ढांचा देख लेते हैं कि यह बन के कैसा दिख रहा है। तो देखिए 2mg प्लस O2 बना है हमारा 2mgO। यह हुआ हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। ये जो रासायनिक समीकरण है वह संतुलित है। अब कोई भी एलिमेंट, अब इस बात पर गौर करिएगा कि कोई भी एलिमेंट है, अगर उसके आगे अनुमान विधि से कोई भी संख्या बढ़ानी हो, संतुलित करने के समय कोई भी संख्या बढ़ानी हो, तो उसके आगे बढ़ाएंगे, ना कि उसके नीचे। यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे, उसके आगे बढ़ाएंगे। 2, 4 जो भी हो उसके आगे बढ़ाएंगे। यदि मान लेते हैं उसमें x, y 2 एलिमेंट मिले हुए हैं, 2 तत्व हैं, तो भी अगर इसके लिए बढ़ाना है तो इसका संतुलित है और इसके लिए y के लिए हमें 2 बढ़ाना है, तो ये नहीं कि यहाँ बीच में यहाँ पे 2 बढ़ा दे, ऐसा नहीं करना है। हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो भी होगा आगे लिखा जाएगा और वो बड़े में है, न कि नीचे बढ़ाना है, न कि साथ में। इसका इसमें भी गुणा होगा, इसका इसमें भी गुणा होगा। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि कोई भी अनुमान विधि से संतुलित करते समय अगर आपको कोई भी संख्या बढ़ानी हो संतुलन के दौरान, तो आप आगे बढ़ाएंगे, न कि नीचे और उसके पास में बढ़ाएंगे। ठीक है, यह हो गया संतुलित करना। अनुमान विधि आप कंफर्म अब 2-4 दे रहे हैं, आप लोग करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब संतुलित करना में आप लोगों के लिए होमवर्क है 2, ए और बी। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ए और बी को संतुलित करके बताइएगा। तीसरा आपको हम बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इधर कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं और इधर जोड़कर, और बाईं तरफ देखिए दाईं तरफ कितने हैं। तो इधर है ऑक्सीजन 4। कैसे 4 हैं? 2 यहाँ के ऑक्सीजन और 2 यहाँ। 2 यहाँ पर कैसे आप सोच रहे होंगे, यहाँ तो 1 है, तो देखिए O और H यहाँ पे 2 है। तो इसका अर्थ यह होता है कि ये जो 2 है इसका भी है और ये जो 2 है इसका भी है। अगर हम ऐसे लिखें तो इसके जो मैथ का बच्चा होगा वो समझ सकता है कि इसको 2 को कॉमन लेकर हम ऐसे लिख सकते हैं। 2 को कॉमन लिए और ऐसे लिख सकते हैं। तो यही फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया है, अर्थात 2 ऑक्सीजन का भी है, 2 हाइड्रोजन का भी है। तो ऑक्सीजन इधर 4 हुआ, ऑक्सीजन इधर कितना है? 4। क्यों? 1 इधर और 3 यहाँ पर। तो कैल्शियम 1-1 हुए, ऑक्सीजन 4-4 हुए। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हुआ है? 2, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2। और कैल्शियम इधर देखिए 1, कार्बन कहाँ कितना है? 1, इधर कार्बन कितना है? 1। अर्थात ये जो समीकरण है यह क्या पूरी की पूरी संतुलित है। अर्थात यह समीकरण क्या है? पूरी की पूरी संतुलित है। तो यह समीकरण तो संतुलित है। आप ए और बी को संतुलित करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखते हैं कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसके क्या क्या लाभ होते हैं। जैसे कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं उससे हमें क्या क्या ज्ञात हो जाते हैं उसी रासायनिक समीकरणों को देखते हुए। जैसे कि अगर कोई भी रासायनिक समीकरण दिया हुआ है तो उससे हमें यह पता चलता है कि उस तत्वों का नाम, जो भी अभिकारक या उत्पाद है उसका क्या नाम है, इसका पता चलता है हमें। उस तत्व का प्रतीक, अगर कोई भी अभिकारक है तो उसका प्रतीक क्या है, इसका पता चलता है। सूत्र, जो उसका सूत्र होता है वह जान लेते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को देखते हैं, आप अपने मन में कल्पना कीजिए कि कोई भी रासायनिक समीकरण दिया हुआ है आपके सामने, तो आप जब रासायनिक समीकरण को देखेंगे तो उसका नाम, उसका सूत्र, उसका प्रतीक, ये सब तो देख लेंगे। और उसमें जो परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या होती है उसका ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि वह X2 या O2 जैसे भी कुछ दिया हो तो उसके प्रतीक, नाम, अणु, परमाणु जो होते हैं संख्या की पता चलता है। परंतु कुछ कमियां होती हैं रासायनिक समीकरण को लिखते समय, कुछ कमियां होती हैं जिसका हमें अध्ययन उसमें देखकर अध्ययन करना
असंभव है, असंभव। जैसे कि गति, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई हो और उस रासायनिक अभिक्रिया में हमें यह नहीं पता चलता कि रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है तो उसमें यह नहीं देख सकते कि उसमें कौन सी कितनी तेज गति से हुई है। जैसे कि कोई भी रासायनिक समीकरण लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू हुआ हमारा z, तो इसमें हम यह नहीं पता कर सकते कि इसमें कितनी तीव्रता से यह अभिक्रिया हुई है। इसमें गति का पता नहीं चल रहा है हमें, केवल और केवल नाम, प्रतीक, सूत्र, परमाणु इन्हीं सब का पता चल रहा है, परंतु गति का पता नहीं चल रहा है कि कितनी स्पीड से यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है और पूर्ण होने में लगा टाइम। अब यह अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो रहा है, कितने समय बाद पूर्ण नहीं होगा, इन सभी का पता नहीं चल रहा है हमें। तो यह सब कमियां हैं। जैसे कि भौतिक अवस्था, अब इससे यह नहीं पता चल रहा है कि इसकी भौतिक अवस्था जो अभिकारक है, उत्पाद है, जो बन रहे हैं सब, इसकी भौतिक अवस्थाएं क्या थी। इसके लिए कुछ डिबेट हैं और इसमें हम अध्ययन करेंगे कि भौतिक अवस्थाओं को दिखाने के लिए कुछ कुछ एलिमेंट लिए गए हैं, कुछ प्रतीक लिए गए हैं, जिससे कि हमें कुछ हद तक भौतिक अवस्थाओं का ज्ञात हो जाता है। उत्प्रेरक, इसके लिए भी हम लोग देखते हैं कि उत्प्रेरक को कुछ दर्शाने के लिए कुछ कुछ प्रयोग किए जाते हैं, परंतु सही ढंग से हमें उत्प्रेरक का नाम, उत्प्रेरक की स्थिति, ये सब पता नहीं चल पाता है समीकरण से। अगर कोई भी समीकरण देख रहे हैं तो इस समीकरण को देखने से हमें उस चीज़ का आभास नहीं हो पा रहा है। ऊर्जा का उत्पन्न होना या अवशोषण होना, जैसे कि इस अभिक्रिया में हमें यह नहीं पता चलेगा कि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है या ऊर्जा का ह्रास हो रहा है या ऊर्जा को अवशोषित किया जा रहा है, इन सभी का पता नहीं चलेगा। जैसे कि प्रकाश, ध्वनि उत्पन्न, यदि अभिक्रिया के दौरान कोई भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है या अभिक्रिया के दौरान कोई भी प्रकाश उत्पन्न होता है, जो अभिक्रिया का समीकरण लिखा जाएगा ना, उसमें इन सभी का जिक्र नहीं होगा और हमें इससे यह ज्ञात नहीं हो पाएगा कि उसका अभिक्रिया के दौरान उसमें प्रकाश निकला है या ध्वनि की उत्पन्न हुई है। ऐसी कुछ समीकरण हैं जिससे कि हमें पता नहीं चलता। यह कमियां हैं रासायनिक समीकरण के, परंतु भौतिक अवस्था, उत्प्रेरक और ऊर्जा के हद तक में कुछ ऐसे चिन्ह अर्थात प्रतीक बनाए गए हैं जिससे कि कई हद तक हमें पता चल सके कि रासायनिक समीकरण को देखते हुए कि उस अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे। अब जो रासायनिक समीकरण है उसको कुछ हद तक सही बनाया गया है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम किस अवस्था में, इसको दर्शाने के लिए हम लोग सोडियम के साथ जो एस अर्थात सॉलिड, एस का मतलब होता है जो ठोस हो, और गैस जी ये होता है गैस, और एल ये होता है लिक्विड अर्थात द्रव। तो ये जो ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाएं होती है उसको दर्शाने के लिए हम उस एलिमेंट के नीचे साइड में छोटा सा एल या जी या एस लगा देते हैं, जिससे कि उसकी हमें भौतिक अवस्थाओं का पता चलता है। जैसे सोडियम सॉलिड है इसलिए इसको एस छोटा सा लगा दिया गया। H2O लिक्विड की अवस्था में, जल लिक्विड की अवस्था में रहता है तो इसलिए इसे एल लगा दिया जिससे कि ये पता चल सके ये लिक्विड की अवस्था में। अब उत्प्रेरक के लिए जो तीर होते हैं जो दर्शाते हैं कि अभिक्रिया किस तरफ पूर्ण हुई है, तो उसके ठीक ऊपर लिखा जाता है उत्प्रेरक का नाम। जैसे भी कोई भी उत्प्रेरक लिया जाए तो उसका उत्प्रेरक का नाम लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर उष्मा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब, और ये देखिए सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड, यहाँ पे दर्शाया गया है, इसकी भौतिक अवस्था को दर्शा दिया गया। अब इसकी भौतिक अवस्था को दर्शा दिया तो इसमें आप देखिए यह जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको टेम्परेचर दिया जा रहा है, उष्मा दिया जा रहा है, तो यह टूट रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस होती है, तो गैस को देखिए जी के फॉर्म में दर्शाया गया है। अब यहाँ उष्मा जो है उत्प्रेरक का काम कर रही है, इसलिए इसको तीर के ठीक ऊपर लिखा गया है, देख सकते हैं आप। अब कोई भी अगर सांद्र विलयन हो या तनु विलयन हो तो उसको दर्शाने के लिए हम उस विलयन के ठीक बाद कोष्टक में उसका सांद्र या तनु लिख देते हैं, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि वह विलयन सांद्र है या तनु विलयन है। तो ऐसे कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं जो कि रासायनिक समीकरण से हमें पता चल सके कि वह किस हद तक सही चल रहा है समीकरण। धन्यवाद।